अपने बेटे को अमृता से दूर रखने के लिए मैंने इतना खतरनाक खेल रचाया था और मेरा बेटा अमृता से दूर भी हो गया था और मैंने उसकी शादी अपनी पसंद से रानी के साथ कर दी। मैं बहुत खुश थी कि अब मेरा बेटा मेरे काबू में रहेगा। रानी में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मेरा बेटा उसे पसंद करने लगे, मगर हैरत तो मुझे तब हुई जब शादी के अगले ही दिन मेरा बेटा मैंने रिश्ते वाली को घर में बुलाया। सुबह से बुला कर रखा था। एक एक करके वह मुझे सारी तस्वीरें दिखा रही थी, मगर कोई लड़की मेरी मतलब की नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपने बेटे के लिए कोई चाँद सी बहू लाना चाहती थी, बल्कि मैं अपने बेटे के लिए सांवली सलोनी सी आम शिक्षित वाली लड़की लाना चाहती थी, ताकि मेरा बेटा मेरे काबू में रहे, वह मुझसे दूर ना हो। मेरे 2 ही बेटे थे, बड़ा रमेश और उससे छोटा अजीत था। रमेश पर मुझे बहुत मान था। मैंने उसको पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाया था। मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी। मेरे पति का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, नौकरी करती रही, लोगों की बातें सुनती रही, मगर फिर भी न तो मैंने दूसरी शादी की और न ही मैं लोगों की बातों से तंग आकर घर में बैठी थी, बल्कि मैंने डट कर हालात का मुकाबला किया था और अपने बेटे को किसी काबिल बनाया था। और अब जब वह शादी की उम्र को था, तो इधर उधर से बातें सुनते हुए मैं परेशान हो जाती थी कि ऐसा न हो कि मेरा बेटा भी मेरे काबू में न रहे। पत्नी को घर लाते ही वह मुझसे दूर हो जाए, और मैं ऐसा किसी सूरत भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं रमेश की शादी किसी ऐसी लड़की के साथ करूं, जिसके साथ शादी करने के बाद वह उस लड़की के काबू में न आ सके। लड़की ऐसी हो कि रमेश उसे बर्दाश्त करे, मगर वह उससे प्रेम न कर सके। और अगर ऐसा हो जाता तो मेरा बेटा फिर हमेशा मेरे काबू में ही रहता। लेकिन अगर उसे कोई तेज़ तर्रार, कोई हसीन पत्नी मिल जाती, तो वह मेरे बेटे को लेकर अलग हो जाती, जो कि मैं नहीं चाहती थी। रिश्ते वाली को मैंने जब तस्वीरें दिखाने को कहा, तो वह लड़कियां एक से बढ़कर एक सुंदर थीं, और मुझे तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी। तभी एक तस्वीर पर मेरी नज़र रुक गई। वह लड़की आम से चेहरे की मालिक थी, रंग भी सांवला था। मैंने रिश्ते वाली से लड़की के बारे में पूछा, तो वह हैरत से मुझे देखने लगी। इसका नाम रानी है, और यह तस्वीर गलती से यहाँ आ गई है। मैं आपको कोई और लड़की दिखाती हूँ। मगर मैंने उसके हाथ से तस्वीर वापस ले ली और उसे कहने लगी कि मुझे इसी लड़की के बारे में तमाम जानकारी दो। जब उसने मुझे उस लड़की के बारे में बताया, तो मुझे वह अपने मतलब की ही लगी थी। मतलब कि मैं उसकी शादी रमेश के साथ कर सकती थी। मुझे कोई खतरा नहीं था। मैंने करिश्मा से कहा कि मुझे रानी के घर ले चलो, मुझे वो अपने रमेश के लिए पसंद आ गई है। करिश्मा का तो हैरत से मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। कहाँ मेरा रमेश ऊंचा, लंबा, गोरा चिट्टा, और कहाँ यह लड़की। ऐसी लड़की को तो कोई घर में मुलाजिम भी न रखे, और मैं उसे बहू बनाने की बात कर रही थी। मगर करिश्मा क्या जानती थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगले ही दिन मैं रानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। करिश्मा को हैरत थी कि मुझे इतनी जल्दी किस बात की है, और जब मैंने रानी को करीब से देखा तो मेरे दिल में जैसे ठंडक से उतर गई थी। यह लड़की तो बहुत ही खामोश और बुद्धू सी थी, और उससे तो ठीक तरह से बात भी नहीं की जाती थी। जब मैंने उसके हाथ पर शगुन के पैसे रखे, तो करिश्मा जैसे हैरत से पागल हो गई थी। उसके घर वाले बहुत खुश थे कि उनकी बेटी का बैठे बिठाए इतने अच्छे घर में रिश्ता हो रहा था। रस्म तौर पर उन्होंने मुझे मेरे घर आने के बारे में कहा। मैं जानती थी कि वह लोग कभी भी इनकार नहीं कर सकेंगे। भला मेरे रमेश को कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता था। जब हम वहाँ से घर से बाहर आए, तो करिश्मा कहने लगी, मैडम, ये आपने क्या किया है? क्या आपको कोई और लड़की नहीं मिली अपने रमेश बाबू के लिए? इस लड़की में ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है, और फिर आपने इसे क्यों पसंद किया? रमेश बाबू को तो एक से एक बेहतरीन लड़की मिल सकती है, मगर वह क्या जानती थी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसे मैं कहने लगी कि मेरे रमेश को ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं, घरेलू और साधारण। वह आजकल की लड़कियों से दूर भागता है। और करिश्मा शायद मेरी बात को समझ गई थी। कहने लगी, हाँ, रानी अच्छी लड़की है, घर के कामकाज सारे खुद ही करती है।
माँ को उसने बहुत सुख दे रखा है। मुझे यकीन है कि ससुराल में आकर भी वह ऐसी ही रहेगी और तुम्हें भी वह बहुत सुख देगी। और मैं दिल से मुस्कुरा दी थी। घर आने के बाद मैं रमेश के घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वह घर आए और मैं उसे यह खुशखबरी सुना सकूं कि मैंने उसके लिए एक लड़की पसंद कर ली है। रमेश घर आया तो वह भी बहुत खुश था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके पास भी मुझे बताने के लिए कोई बहुत बड़ी खबर है। कहने लगा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा। कहने लगी कि मैं भी तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तब वह मुस्कुराकर कहने लगा कि पहले आप बात करेंगे या मैं। मैंने एक पल को सोचा कि यह बात सुनकर शायद वह अपनी बात न कर सके। तभी मैं उसे कहने लगी कि तुम पहले बताओ, तुम क्या कहना चाहते थे। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि माँ, आप जानती हैं कि दुनिया में मुझे आप ही सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने अपनी हर कामयाबी, हर खुशी आपसे ही सबसे पहले शेयर की है और अपनी यह सबसे बड़ी खुशी की बात भी मैं आपसे ही शेयर करने जा रहा हूँ। मैं एक लड़की को पसंद करता था, मगर मैं उससे अपनी पसंद का इजहार करने से डरता था। कहीं ऐसा न हो कि वह मुझे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि वह बहुत बड़े बाप की बेटी थी और बहुत सुंदर थी। उसे रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। उसके पीछे तो लड़कों की एक लंबी लाइन लगी रहती थी, मगर वह किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। रमेश की बात सुनकर मैं एक झटके से सीधी होकर बैठ गई थी। रमेश क्या कहना चाह रहा था, मगर वह मेरे बात को नज़रअंदाज करते हुए कहने लगा कि मैं उस लड़की से प्रेम करने लगा था, मगर उससे बात करने से डरता था और आज उस लड़की ने खुद ही मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। कहने लगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? मैं जानती हूँ ऐसा क्या है जो मुझे और किसी में नज़र नहीं आता। हालांकि मेरे पीछे कितने लड़के पागल हैं, मगर मैंने कभी किसी को नज़र उठाकर नहीं देखा। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? माँ, आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। हाँ, जिस लड़की को मैं चाहता था उससे बात करने से डरता था, क्योंकि वह मेरे बॉस की बेटी थी। अब उसने मेरी मोहब्बत का इजहार कर दिया है और अगर मेरी उसके साथ शादी होगी तो मेरे आगे बढ़ने के चांस भी बढ़ जाएंगे और बॉस का सारा बिजनेस भी मेरे ही हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि अमृता उनकी एक ही बेटी है और उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद अमृता की ही है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे टोक दिया, तो तुम शॉर्टकट लेना चाह रहे हो कि उस लड़की के जरिए से तुम एकदम से लाखपति बन जाओगे? कहने लगा, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आपको यह बता रहा हूँ कि इस शादी में मुझे बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। मेरे दिल की खुशी के साथ साथ मेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और यह बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने अच्छा किया जो रमेश का रिश्ता पक्का कर दिया। मैं हर मुमकिन तरीके से रमेश को अमृता से दूर करके रहूँगी। वह लड़की जिसने पहले ही मेरे बेटे को अपने काबू में कर लिया है, वह बाद में क्या नहीं करेगी। कहने लगा, अब आप बताएं, मुझे क्या बताना चाहती थीं? मैं बुरी तरह से रो पड़ी। कहने लगी, अब मेरे पास कहने को क्या रह गया है? तुमने एक बार भी मेरे जज्बात का ख्याल नहीं किया और बैठे बिठाए फैसला कर लिया कि तुम्हें ज़िंदगी किस लड़की के साथ गुजारनी है। तुम्हारी माँ क्या चाहती है, तुम्हारे बारे में क्या सोचा है, तुमने इस बारे में सोचने की जहमत ही नहीं की। मेरे रोने से वह घबरा गया। माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। अगर आपको अमृता पसंद नहीं है तो जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। मैंने रमेश को बताया कि तुम्हारे लिए मैं एक लड़की पसंद कर चुकी हूँ और आज ही मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करके आई हूँ। मैंने अब भी उसे रानी की तस्वीर नहीं दिखाई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह रानी को देखकर मुझसे बदगुमान हो जाए और इस बात पर डट जाए कि वह अमृता से ही शादी करेगा। मगर मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गया और तभी अजीत भी वहाँ पर आ गया। कहने लगा कि भैया, आपको बहुत बधाई हो, आज मम्मी ने आपका रिश्ता पक्का कर दिया है और मम्मी कह रही थीं कि वह जल्दी आपकी शादी करना चाहती हैं। रमेश ने अपना सर पकड़ लिया। कहने लगा, माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं आपके लिए अपनी खुशी से अमृता से दूर हो जाऊंगा। उसे कह दूंगा कि मेरी माँ इस शादी के लिए राजी नहीं है। और तब मैं मुस्कुरा दी। मुझे खुद पर फख्र हुआ था
कि मेरा बेटा मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। वह मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। कोई लड़की उसे मुझसे छीन नहीं सकती। ऐसे वक्त में मैं भूल गई थी कि मैं अपने बेटे से उसके दिल की खुशी को दूर कर रही हूँ। रमेश ने एक बार भी रानी की तस्वीर देखने की ख्वाहिश नहीं की थी और न ही वह उससे मिलना चाहता था। मुझे कहने लगा कि मुझे आपका फ़ैसला कबूल है, जो आप कहेंगी मैं वही करूँगा। और फिर जब अजीत ने रानी को देखा तो घर आने के बाद वह मुझसे लड़ पड़ा। मम्मी, आपने क्या किया है? क्या देखा है आपने इस लड़की में? ये हमारे भैया के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मेरा भैया लाखों में एक है, इतना हैंडसम है, और यह लड़की बिल्कुल आम सी है। इतनी काली सी तो है, भैया के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अजीत को बुरी तरह से डांट दिया। लड़की बहुत अच्छी है और घर बसाने वाली है। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है, जो लड़के को लेकर घर से चलती बनती है। अजीत मेरे बात सुनकर खामोश हो गया था। वह समझ गया था कि मैंने यह फैसला क्यों किया है, क्योंकि कोई भी औरत अपने बच्चों से बेहतर नहीं समझ सकती, और मैंने वही किया था जो मैंने सोचा था। मैंने फिर शादी करने में देर नहीं लगाई थी। मैं नहीं चाहती थी कि अमृता रमेश को अपनी बातों में लाकर मेरे मुकाबले लाकर खड़ा कर दे और वह शादी से इनकार कर दे। वह लड़की जो पहले ही उसके लिए इतनी अहम हो गई थी, वह बाद में उसकी पत्नी बन जाती तो मुझे तो बिल्कुल ही साइड पर कर देती। मैंने जल्द ही रमेश की रानी के साथ शादी कर दी थी, और जिस दिन शादी थी उस दिन मैं बहुत खुश थी कि अब मेरा बेटा मेरे हमेशा काबू में रहेगा, क्योंकि रानी दुल्हन के लिबास में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जिसने भी रानी को देखा वह हैरान रह गया। मुझे कहने लगा कि लड़की तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, तुम्हारे बेटे के साथ सूट नहीं कर रही। और जब रमेश ने रानी को देखा तो उसने भी मुझे शिकायत भरी नज़रों से देखा था। तब मैं उसे नज़रें झुका गई। उसे कहने लगी, क्या? रानी बहुत अच्छी लड़की है और वह हमेशा तुम्हें खुश रखेगी, तुम्हें कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं होने देगी। शादी के अगले ही दिन मैं रमेश को देखकर हैरान रह गई थी। वह बहुत खुश लग रहा था। कल तक वह जो अमृता के न मिलने का गम मना रहा था, अब जैसे उसे एक दिन में ही अमृता भूल गई थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था, मगर फिर मैंने इस ख्याल को झटक दिया कि रानी मेरे बेटे को कभी भी मुझसे छीन नहीं सकती। मगर यह मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था, क्योंकि रानी ने चंद दिनों में ही अपने पर नखरे निकालने शुरू कर दिए थे, और रमेश उसी की बातों को सुनता था। जो वह कहती थी वही मानता था। रोज़ाना उसे लेकर कभी डिनर पर जाता तो कभी कहीं किसी और जगह पर। मैं जब भी उन दोनों के साथ जाने की कोशिश करती तो रानी मुझे कह देती कि हमारी नई नई शादी हुई है, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानते, हम दोनों को एक साथ समय गुजारने दो ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। और रमेश भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता था। ऐसे में अजीत मुझे अजीब सी नज़रों से देखता। एक दिन जब मैंने रानी को बुरी तरह से डांट दिया तो रमेश ने घर आते ही मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि आज मैंने रानी को किस बात पर डांटा और क्यों। रमेश बहुत गुस्से में लग रहा था। उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मैंने रानी के साथ इस अंदाज में बात क्यों की। जब से शादी हुई थी, रानी बहुत देर से अपने कमरे से बाहर निकलती थी, किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। हमारे घर में खाना मैं खुद ही बनाती थी, जबकि बाकी कामों के लिए मैंने हेल्पर रखी हुई थी। वह घर में आती, सफाइयाँ करती, बर्तन धोकर चली जाती, जबकि खाना और नाश्ता मैं खुद ही अपने हाथों से बनाती थी। और अब मैं यह चाहती थी कि रानी इस घर में आ गई है तो यह काम खुद करे। अब तो मैंने हेल्पर को भी निकाल दिया था। मैं समझती कि बहू घर में आ गई है तो मुझे नौकरानी की क्या ज़रूरत है, रानी घर के सारे काम काज करेगी। मगर रानी ने तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाया था। जब मैं उससे काम करने के लिए कहती तो वह मुंह बना लेती और कभी अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती। और आज जब भी वह कमरे से लेट निकली और मुझे कहने लगी कि मुझे नाश्ता बना कर दो, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। उसे कहने लगी, ये तुम्हारा काम है, तुम अपने घर के काम संभालो, अब मेरा आराम करने का वक्त है। मगर रानी मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगी और यह बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसे बुरी तरह से डांट दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे थप्पड़ लगा दूं। मैं सोच रही थी कि आज रमेश घर आएगा
तो मैं उसे रानी की शिकायत लगाऊंगी। उसे कहूंगी कि अपनी पत्नी को काबू में रखें। मगर रमेश उल्टा मुझे ही कहने लगा कि आपको रानी से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। वह इस घर में नई नई आई है और धीरे धीरे सारे कामों को सीख जाएगी। वैसे भी उसे काम करने की आदत नहीं है। आप पहले भी तो घर के कामकाज करती थीं और अब कर लेंगी तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। मैं हैरत से रमेश को देखने लगी। ये मेरा वही बेटा था जो मेरे बात के खिलाफ नहीं जाता था और अब कैसे पत्नी की बातों में आकर मुझे आंखें दिखा रहा था। मैं बुरी तरह से रोने लगी, मगर उस पर मेरे आंसू भी असर नहीं कर रहे थे। वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। ऐसे में अजीत मेरे पास आया, मुझे अपने साथ लगाकर कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप भैया की वजह से परेशान हैं और आपने भैया की शादी रानी जैसी लड़की के साथ इसलिए की कि भैया आपके काबू में रहे। मगर देख लें कि उसने आते ही कैसे भैया को काबू में कर लिया। अब हमारे झगड़े बढ़ने लगे थे। मुझे रानी से शिकायत रहने लगी थी। और फिर एक दिन रमेश मुझे कहने लगा कि अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। आप रानी से लड़ती हैं और रानी को आराम और सुकून की ज़रूरत है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि रानी को शांति वाला माहौल चाहिए। इसलिए मैं रानी को लेकर अलग हो रहा हूँ, क्योंकि आप उसे सुकून से नहीं रहने देती। मैंने रमेश को बहुत कहा कि मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी और फिर मुझे छोड़कर वह हमेशा के लिए अलग होकर रहने लग गया। कभी कभी वह मुझसे मिलने के लिए आता और थोड़ी देर बैठकर चला जाता। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने रमेश के लिए गलत लड़की का चुनाव किया था। अगर मैं सोच समझकर फैसला करती तो शायद आज मेरे साथ ऐसा ना होता। ऐसे में अजीत भी मौजूद था, जो मुझे बार बार मेरी गलती का एहसास दिलाता था। अब अजीत भी नौकरी करने लगा था। मुझे कहने लगा कि माँ, जो आपने रमेश के साथ किया है और जो आपके साथ हुआ है, वह मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ भी वही कहानी दोहराएं और हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें आएं। मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून और खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारूं। अब से मैं भी नौकरी करने लगा हूँ और मुझे भी शादी की ज़रूरत है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए, मगर मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहता हूँ। मैंने दुख से अजीत की तरफ देखा था। वह कैसी बातें कर रहा था। मेरा एक बेटा मेरे हाथ से निकल गया था और अब दूसरा बेटा भी हाथ से निकलने की कोशिश में था। अजीत तो पहले ही मेरी बात नहीं मानता था और अब अगर उसकी पत्नी भी घर में आ गई और वह अगर उसकी पसंद की हो तो वह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे दोनों बेटे अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं दुनिया में अकेली रह जाऊँगी। मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अजीत की शादी नहीं होने दूँगी। अजीत मुझे कहने लगा कि वह एक लड़की को पसंद करता है और मुझे उस लड़की का रिश्ता देखने के लिए घर में जाना चाहिए, मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी? अगर अजीत भी मुझसे दूर हो जाता तो मुझे फिर से इस उम्र में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करना पड़ता, क्योंकि रमेश न तो अब घर में आता था और न ही मेरी ज़रूरतों के बारे में मुझसे सवाल करता था। और अजीत तो वह तो था ही लापरवाह। और जब अजीत मुझ पर जोर देने लगा कि मैं उसकी पसंद की लड़की का घर जाकर रिश्ता मांगूं, तो तब मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही जाकर उस लड़की को अजीत से दूर रहने पर मजबूर कर दूं। मैं जब उस लड़की के घर में गई तो उस पर बहुत चिल्लाई, उसे बुरी तरह से डांटा। उसे कहने लगी कि तुमने मेरे बेटे को फंस लिया है और उसे अपने पीछे पागल कर दिया है। पता नहीं तुमने उस पर क्या जादू कर दिया है कि वह तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। मगर यह बात याद रखोगी, अगर तू मेरे घर में आई तो मैं तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। वह लड़की मेरी बातें सुनकर रोने लगी। फिर उसके माँ बाप यह सब सुनकर परेशान हो गए थे। उसके बाद उस लड़की ने अजीत से क्या कहा मैं नहीं जानती, मगर अजीत मुझसे नाराज़ हो गया था। कहने लगा कि आप जानती हैं कि मैं उससे कितना प्रेम करता था। उसके बिना रहने का मैं सोच भी नहीं सकता था, मगर आपकी वजह से वह लड़की मुझसे शादी करने से इनकार कर रही है और उसने मुझे कहा है कि आप कभी भी मुझे भी खुश नहीं रहने देंगी। अजीत ने मुझसे बात करना छोड़ दी थी, मगर मैं खुश थी कि अब उसके माँ बाप कभी भी अजीत को दोबारा घर में नहीं आने देंगे। और ऐसा ही हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीत उस लड़की को भूलने लगा था
और मैं खुश थी कि दोबारा उसने मुझसे शादी की बात नहीं की थी। मगर एक दिन अजीत जब घर आया तो उसके साथ एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर मैं भी अपनी आंखें झपकना भूल गई थी। अजीत से पूछा कि कौन है, तो उसकी बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है, मैं इसे शादी करके इस घर में लाया हूँ। मगर यह सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अजीत ऐसा कैसे कर सकता था। मगर यही सच था जो नज़र आ रहा था। अजीत लड़की को लेकर अपने कमरे में चला गया था और मैं ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब वह दिन दूर नहीं है जब मुझे इस घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा दूसरा बेटा भी मुझसे दूर होने वाला था। पूरी रात मैं यही सब सोचती रही और फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को इतना तंग करूं कि यह खुद ही घर छोड़कर चली जाए। फिर मैंने उस लड़की को तंग करना शुरू कर दिया था। सारे घर के कामकाज उसके सिर पर डाल दिए और खुद सारा दिन बिस्तर पर आराम करती रहती। छोटे छोटे बात पर उस पर गुस्सा करती, उसे डांटती, मगर वह लड़की पता नहीं क्यों हर बात पर खामोश रहती थी। उसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। खामोशी से सारे घर के कामकाज करती रहती और मेरे सामने खाना बनाकर रखती। जब मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि वह रानी जैसी नहीं है, वह मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं करेगी, तो एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, तुम पर गुस्सा करती रही, कभी तुमसे प्यार से बात नहीं की, मगर फिर भी तुम मेरी इतनी इज्जत करती हो, सारे काम करती हो। आखिर क्यों? जबकि अजीत भी तुम्हारी हर बात मानता है। चाहती तो तुम उसे लेकर अलग हो सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। आखिर इसकी क्या वजह है? तब उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपकी गलतफहमी है। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती और सारे बेटे भी एक जैसे नहीं होते कि बीवी की बातों में आकर अपनी माँ को छोड़कर चले जाएं। अजीत आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी माँ के दिल में यह डर है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ को छोड़ दूँगा। तुमने मेरी माँ के दिल से इस डर को निकालना है, मेरी माँ को अपना बनाना है, तभी तुम्हारे इस घर में जगह बनेगी। और मैं इसी वजह से आपकी हर बात बर्दाश्त करती रही, क्योंकि यह मेरे पति का हुक्म था। और मैं खुद भी आपको अपनी माँ जैसी समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपको एक बहू अच्छी नहीं मिली, इस वजह से आप मेरे बारे में भी ऐसा सोच रही थी। उस लड़की की बात सुनकर मुझे उस पर प्यार आ गया था। मैंने उसे गले से लगा लिया, कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, न जाने क्यों मैं उसे भी गलत समझ रही थी। तब वह मुस्कुरा दी, कहने लगी कि मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब मैं सही मायनों में अपने शौहर का दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसकी माँ का दिल जीत लिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।